अरे प्रिया बहू, क्या कर रही है तू? एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। प्रिया जल्दी जल्दी में चाय लाने लगती है कि तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। सत्यानाश हो तेरा! इतना महंगा सेट था कप का, पूरा खराब कर दिया तूने। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती से हाथ से छूट गया। अरे क्या गलती से छूट गया? दहेज में तो एक फुटी कौड़ी तक नहीं लाई तू, और अब मेरा पूरा घर बर्बाद करने पर तुली है। कभी नहीं सुधर सकती तू। अब ये कब का नया सेट तेरे मायके वाले ला कर देंगे क्या? माफ कर दीजिए माँ जी। प्रिया एक गरीब घर की लड़की थी और दहेज ना लाने की वजह से नीलम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर अगली सुबह, अब क्या हो गया? ये पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने सुबह ही कहा था उन्हें कि लड़कियों की तस्वीर लेकर घर पर आ जाए। तभी वहां पर पंडित जी आते हैं। माफ कीजिए बहन जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाया हूँ। अरे वाह! तो फिर जल्दी से दिखाइए। मुझे मेरे छोटे बेटे के लिए तो कोई पैसे वाली ही लड़की चाहिए। बड़े बेटी की बहू ने तो कोई दहेज नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरे छोटे बेटे से बहुत उम्मीदें हैं और इस बार तो मुझे ढेर सारा दहेज चाहिए। ये देखिए बहन जी, ये लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन इसके 3 बहनें और 2 भाई है। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी फैमिली से कहाँ दहेज मिल पाएगा? कोई और दिखाइए पंडित जी। ठीक है बहन जी, ये देखिए, ये पंड्या निवास की बेटी बहुत अच्छी है और ये लोग थोड़ा बहुत दहेज तो दे ही देंगे। देखिए पंडित जी, मुझे ऐसे वैसे रिश्ते नहीं चाहिए। सीधे सीधे बताइए कि लड़की वाले कितने पैसे देंगे। तो फिर ये देखिए, ये वाला रिश्ता बहुत अच्छा है। ये खन्ना परिवार की बेटी है, एकदम अमीर फैमिली है ये। सिर्फ 2 ही बेटियां हैं और इनके पास आपको देने के लिए दहेज की कोई कमी नहीं होगी। और ये लड़की कौन है? ये अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। खूब धन दौलत है इनके पास, लेकिन मोटापे की वजह से इन्हें कोई पसंद नहीं करता। सच कहूं तो मैंने भी मना कर दिया इन्हें, लेकिन वो लोग तो मुझे जबरदस्ती फोटो दे गए। हाँ तो अच्छा है ना, यही सही है मेरे घर के लिए। और पंडित जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। आखिर इकलौती बेटी है, करोड़ों की संपत्ति भी है। फिर बाकी सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन बहन जी, आपकी बड़ी बहू तो कितनी सुंदर है, और ये लड़की तो देखने में। मैंने कह दिया ना एक बार, यही लड़की फाइनल कीजिए और अब जाकर लड़की वालों को बता दीजिए। फिर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। मोटी है तो क्या हुआ, पैसे तो है ना उनके पास। बड़ी वाली बहू तो बिना दहेज के आई थी, जिसके कारण हमें गरीबी झेलनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी वहां पर सूरज और गोपाल आ जाते हैं। ये देख सूरज बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़की पसंद की है। इकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी भी है और पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अरे वाह भाग्यवान, दिखाओ तो कौन सी लड़की पसंद की है तुमने? अरे क्या माँ आप भी, ये तो पूरी आटे की बोरी जैसी है। ये लड़की कम और भैंस ज्यादा लग रही है। नहीं नहीं, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे बेहतर तो मैं कुंवारा ही रहूं। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है नीलम? अरे ये कैसी लड़की पसंद की है तुमने? हमारा बेटा इतना सुंदर है और इस लड़की को तो देखो। नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। पिताजी एकदम सही कह रहे हैं माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे लिए कोई और लड़की देख लीजिए। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैंने जो कह दिया वही होगा। अगर दूसरी लड़की से शादी करनी है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हें इस घर में से एक फुटे कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे क्या माँ आप भी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा घर है और इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर मान जा मेरी बात, तेरी शादी इसी लड़की से होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता जाता है और लाख विरोध के बावजूद सूरज की शादी ऋचा से ही करा दी जाती है। फिर शादी के बाद, अरे वाह, मेरी बहू तो सोने से लती हुई है।
इसके गहने देखकर तो ये लगता है कि मेरे पूरे घर के जेवर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। सच में ये तो एकदम करोड़पति घर की बहू है। मेरी तो लॉटरी लग गई। हे भगवान, ये मेरी देवरानी है या मोटी भैंस है? पता नहीं मम्मी जी ने सूरज जी को कहाँ फंसा दिया। बेचारा मेरा देवर इस हाथी जैसी औरत के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा। फिर अगले दिन उनके घर पर नीलम की सहेलियां आती हैं। अरे माफ कर दे नीलम, मैं तेरी बेटी की शादी में आ ही नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आई हूं ना, तो अपनी नई बहू से मिला दे मुझे। सुना है कि बहुत पैसे वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे उसके पैसों में तो कोई कमी नहीं है। हाँ तो जल्दी बुलाना अपनी बहू को, हम भी उसकी मुंह दिखाई कर लेंगे। आखिर बड़े घर की बेटी है तो वो तो बहुत खूबसूरत भी होगी ना। रुको तुम दोनों, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर नीलम ऋचा को लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप सब? हे भगवान, ये बहू है या चलता फिरता हाथी? अगर ये किसी पर गिर गई तो वो आदमी तो वहीं दम घुटकर मर जाएगा। अच्छा आंटी जी, आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे थोड़ा काम है तो वो मैं निपटा कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर ऋचा वहां से चली जाती है और प्रिया वहां पर नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आंटी जी, ये आपकी फेवरेट ब्लैक कॉफी है और आपका मिर्च पकोड़ा जो आपको बहुत पसंद है। अरे वाह प्रिया बेटा, तुम तो हमें अपनी सास की तरह मानती हो। सच में बहुत अच्छी हो तुम। और नहीं तो क्या, अरे इसे तो हमारी पसंद नापसंद तक याद है। सच में बहुत प्यारी हो बेटा। अरे तुम दोनों इससे क्या बातें कर रही हो? जल्दी बताओ मुझे, मेरी छोटी बहू तुम्हें कैसी लगी? मत ही पूछ नीलम। अरे ऐसी बहू लाने से तो अच्छा तेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। अरे ये भी कोई बहू है क्या? तू तो चलता फिरता बुलडोजर लेकर आई है। अरे चुप करो, इतनी भी बुरी नहीं है वो, ठीक ठाक ही है। बस कर नीलम, अरे पैसे की लालच में तो कितनी अंधी हो गई है। देख, तेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर और दुबली पतली है, काम भी फुर्ती से करती है, और तू अपने छोटे बेटे के लिए भैंस जैसी बहू लेकर आई। और सच कहूं तो अच्छा ही हुआ जो हम शादी में नहीं आए। अरे मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहां पर मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। और नहीं तो क्या। चल सुगंधा, अरे ये तो सिर्फ पैसे ही देखती है। पता चला कि इसे कोई पैसे वाली सहेलियां मिल गई तो ये तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल देगी। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। आखिर इन दोनों को क्या हो गया है? इतनी भी मोटी नहीं है वो। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रही थी। मुझे तो मेरी छोटी बहू बहुत पसंद है, आखिर घर में धन दौलत लाई है, तो मुझे बाकी चीजों से क्या मतलब। ऋचा बहू, अरे ओ ऋचा बहू। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? मैंने अपनी ऋचा बहू को बुलाया है, तुझे नहीं। अरे तू तो एक भिखारन है, तो जरा अपनी औकात में रह, क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाली मेरी बहू आ गई है और मुझे तेरी अब कोई जरूरत नहीं है। नीलम की ये बातें सुनकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर ऋचा आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप सुबह से इतना क्यों चिल्ला रही हो? अभी अभी तो मैं आपके फ्रेंड से मिलकर गई थी ना, तो वापस क्यों बुलाया मुझे? अरे बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है, तो मीठे में मूंग दाल का हलवा और पापा जी के लिए खीर बनाना, साथ में लच्छे पराठे, पकौड़ी और चाट भी बना देना। और सूरज को भिंडी का अचार बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो भी बना देना। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाना। ओ माय गॉड मम्मी जी, इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वैसे भी मुझे अभी ग्रीन टी चाहिए, सर फट रहा है मेरा। और ये कहने के लिए मैं आपके पास अभी आने ही वाली थी कि उतने में आपने ही मुझे बुला लिया। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ। हाँ तो उसमें क्या हो गया, सास ही हो ना, थोड़ी ना किसी देश की महारानी हो। मुझे सब पता है, आपने मेरे पापा के साथ जबरदस्ती की है।
और मेरी शादी अपने बेटे सूरज से करवाई है, तो मेरी फरमाइशें आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। देखिए, मेरे घर में तो नौकरों की लाइन लगी रहती थी, और यहाँ पर तो एक बस दीदी है जिनसे मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन आपको मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर लानी ही होगी, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी और जितना उन्होंने आपको दहेज दिया है वो सब वापस लेने के लिए कहूंगी। अरे नहीं बहू, तू तो बुरा मान गई। रुक जा, मैं ही बना देती हूँ तेरे लिए ग्रीन टी, और साथ में मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय भी बनाती हूँ। फिर नीलम रसोई में जाकर ग्रीन टी बनाने लगती है। क्या दिन आ गए हैं, मैंने तो एक कप चाय मांगी थी और उल्टा मुझे ही वापस ग्रीन टी बनाने के लिए भेज दिया। अगर ये करते हुए मुझे प्रिया बहू ने देख लिया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उतने में वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे मम्मी जी, आपको रसोई में आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको जो चाहिए मुझे कह देती ना, मैं ला कर देती आपको। नहीं नहीं, तू तो कपड़े धो रही थी ना, तो सोचा कि खुद ही बना दो। इतने दिनों तक मम्मी जी ने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा, फिर आज अचानक इन्हें क्या हो गया? जरूर कोई बात है। और ये ग्रीन टी तो मम्मी जी पीती भी नहीं है, फिर ये किसके लिए बना रही है? फिर नीलम ग्रीन टी लेकर रचना को देती है। हे भगवान, ग्रीन टी पीने से तो शरीर फिट रहता है, लेकिन इस फेस जैसी ऋचा के साथ तो कुछ अलग ही लग रहा है। अच्छा हुआ जो मैं ग्रीन टी नहीं पीती, मेरी पतली कमर ही ठीक है, वरना एक ग्रीन टी पीकर तो मेरी कमर भी इसकी जैसी फूल जाएगी। फिर शाम होते ही ऋचा अपने बेडरूम में चली जाती है। देखिए सूरज जी, हमारे बीच अभी तक ठीक से बात नहीं हुई है, तो पहले हम थोड़ी बात करेंगे, तभी जाकर हमारा रिश्ता गहरा बनेगा। देखो ऋचा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी तो मेरी माँ की जिद के कारण हुई है, इसीलिए मुझसे पति जैसे प्यार की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। मैं तुम्हें पत्नी के सारे कानूनी अधिकार जरूर दूंगा, पर बेडरूम में हम दोनों बस अजनबी ही रहेंगे, और ये शादी सिर्फ दुनिया के सामने ही दिखेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सूरज जी? ये कदम मैंने दबाव में उठाया है, और मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर सूरज सोच आता है, ये सब कुछ मम्मी जी के कारण ही हुआ है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं हार नहीं मानूंगी और चुप भी नहीं बैठूंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ऋचा उसके छोटे मोटे सारे काम नीलम से करवाती है। फिर एक शाम, चलो ना ऋचा, अभी भरपेट नाश्ता हो गया है, तो सुबह के लिए कुछ सब्जियां और बाकी छोटे मोटे सामान लेकर आते हैं। बगल में ही एक शॉप है, वहां से चलकर ले आते हैं। फिर उसके साथ बाकी की थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं थोड़ा भी चलूं तो मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं ऑनलाइन कर दूंगी ना, घर पर आकर वो डिलीवर कर देंगे। अरे नहीं ऋचा, बगल में ही तो है वो शॉप, और थोड़ा ही चलना है। वैसे भी खाना खा लिया है ना, तो उसके बाद थोड़ा चलना अच्छा रहता है। ऊपर से तुम्हारा वजन भी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए तुम्हारे लिए तो चलना बहुत अच्छी बात है। फिर आते समय हम आइसक्रीम भी खा लेंगे, और ऐसे करते करते टाइम पास भी हो जाएगा और साथ में वॉकिंग भी हो जाएगी। देखिए दीदी, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मोटापे का मजाक उड़ाए। अगर मुझे अपने मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो घर के बाहर कार और ड्राइवर की लाइन लगी रहती थी, इसीलिए यहाँ पैदल चलना मेरी बस की बात बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप खुद ही चले जाइए। देखो ऋचा, देवर जी ने अब तक तुमसे बात नहीं की है, इसीलिए थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दो, ताकि देवर जी तुम्हें पसंद करें और अपना ले इस शादी को। देखिए भाभी, ये एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है, इसलिए आप इसके बीच में आइए ही मत। और अब मुझे नींद आ रही है, तो सोने जा रही हूं मैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक शाम, अरे मम्मी जी, थोड़ा यहाँ आकर मेरी मदद कर दीजिए।
मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, थोड़ी मालिश कर दीजिए ना। ये तो क्या बोल रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ, तो मैं तेरे पैर कैसे दबा सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती मम्मी जी। देखिए, यहाँ पर मेरा कोई नौकर नहीं है, तो ये काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? दीदी मुझसे बड़ी है, तो मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। और अगर आप मेरी मदद नहीं करोगी, तो मैं ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और साथ में मैंने लाया हुआ दहेज भी लेकर जाऊंगी और मैं आप पर केस भी कर दूंगी दहेज लेने की जुर्म में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो बहू, हम एक ही परिवार के हैं, तो ऐसी धमकी मत दो बेटा। मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दीजिए। अगर आप चुपचाप मेरे पैर नहीं दबाओगे, तो मैं अपने वकील को फोन कर दूंगी और जो करना पड़े वो सब कर दूंगी। अच्छा ठीक है बहू, मैं सारी बातें मानूंगी, लेकिन पुलिस केस मत करना बेटा। तभी वहां पर प्रिया आती है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, यहाँ पर इतना शोर क्यों है? सब ठीक तो है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम दोनों बस बातें कर रही थी और ऋचा मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी, और कुछ नहीं। तुम जाओ और रसोई में जाकर काम देखो, बहुत काम पड़ा है वहां पर। मम्मी जी जरूर कुछ छुपा रही है। ऋचा ने तो कुछ बड़ा कहा है, पर क्या कहा होगा? मुझे तो ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दिया। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हो रही थी? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अमृता अपनी बहू प्रज्ञा के साथ रहती है। एक रोज, अरे वाह माँ जी, आ गई आप गाँव से। चलिए बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेवकूफ, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर मुझे मारना चाहती है क्या? जा, जाकर ठंडा ठंडा शरबत बना कर ला। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। फिर प्रज्ञा ठंडा शरबत लेकर आती है, जिसे पीकर उर्मिला को काफी राहत मिलती है। अरे ये क्या बहू, तूने घर की सफाई नहीं की क्या? की है माँ जी, उल्टा कल तो सारा दिन मैं घर की सफाई ही कर रही थी, और दिन कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। उल्लू बनाने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी क्या तुझे? साफ साफ दिख रहा है कि बस ऊपर ऊपर से हाथ मारा है तूने। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे फिर से सारी सफाई करनी होगी और इस घर को एकदम चकाचक करना होगा, समझी कि नहीं? पर माँ जी, आप पुष्कर जी से भी पूछ सकती हो। कल का पूरा दिन वो घर पर ही थे, उन्हें ऑफिस को छुट्टी थी। मैंने वाकई में अच्छे से सफाई की है माँ जी। एक बार कही गई बात तुझे समझ नहीं आती क्या? जितना कहा है उतना ही कर। मेरे साथ ज्यादा पर वर लेकिन वेकिन मत किया कर, निकम्मी कही की। चल भाग यहाँ से। प्रज्ञा अपने बहू होने के धर्म को बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन फिर भी उर्मिला उसे ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनके पड़ोस में हाल ही में एक परिवार रहने आया होता है, जिसमें सास बहू अमृता और शगुन रहा करती है। फिर एक रोज, बताइए उर्मिला जी, हमारा घर आपको कैसा लगा? वाह अमृता बहन, ये घर तो आपने एकदम अच्छे से सजाया है। 2 दिनों के लिए मैं गांव गई थी और तभी आप लोग शायद यहाँ रहने आए होंगे, है ना? जी, पूरे घर की सफाई और सजावट मेरी बहू शगुन ने ही की है। एकदम होनहार और समझदार है मेरी बहू। अरे वो तो मुझे देख के ही पता चल गया था, कितनी मासूम और गुणी लगती है वो। वैसे आपकी बहू भी कितनी गुणी है, मुझे तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, लेकिन उतनी नहीं जितनी की आपकी बहू है। काश मेरी बहू में भी थोड़े बहुत आपकी बहू जैसे गुण आ जाते, तो क्या ही बात हो जाती। सच में आपने तो आपका घर एकदम टिप टॉप रखा है, और आपकी बहू के बात करने का तरीका भी कितना अच्छा है। मेरी बहू बता रही थी कि बिना खाए पिए वो किसी को भी नहीं छोड़ती, और उसने तो मुझे कई सारी बातें बताई, जिसे सुनकर आपकी बहू ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। जी उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी बहू की इतनी तारीफ कर रही हो। अरे काकी जी, आज मैंने आमरस पूरी बनाई है, प्लीज खाकर जाइए। हाँ। अरे लेकिन इन सब की क्या जरूरत है बेटा? जरूरत मतलब, अरे आप हमारी पड़ोसन हो, यानी हमारे परिवार का हिस्सा ही हुई ना। चलिए, डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से खाते हैं। जा बहू, जल्दी से खाना लगा दे। हाँ माँ जी, अभी लगाती हूँ। फिर शगुन अमृता और उर्मिला को खाना परोसती है, जिसे खाकर उर्मिला बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, कमाल धमाल बेमिसाल। सच में ये आमरस तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद काकी जी। लीजिए ना और खाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुमने इस आमरस में गुड़ मिलाया है या चीनी मिलाई है? जी वो इसने इसमें गुड़ मिलाया है, इसीलिए इसके स्वाद पर चार चांद लगे हैं। आपको पता है, मेरी सासू माँ भी गुड़ डालकर ही बनाया करती थी आमरस। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो बढ़िया है। फिर रात में खाने के समय, अरे प्रज्ञा, मुझे और दो पूरियां देना, क्योंकि ये आमरस तो बहुत ही टेस्टी बना है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। माँ जी, आपके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा की पूरियां बनाई हैं, तो पेट भर कर खाइए। ताजे ताजे रत्नागिरी आम का बनाया है मैंने आमरस। अरे तू ही खाती बैठ अपने ये बेस्वाद आमरस और पूरी। अरे इसे भी कोई आमरस कहता है क्या? ना ही इसमें कोई मिठास है, ना ही ये आमरस गाढ़ा है। कुछ भी बनाकर दिया है तूने। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? प्रज्ञा ने आमरस तो कितना स्वादिष्ट बनाया है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? चल कुछ भी, इतना भी कुछ खास नहीं बना है ये आमरस। आज दोपहर में ही मैंने अमृता जी की बहू शगुन के हाथ का बना आमरस पूरी खाया। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। शगुन के बनाए हुए आमरस के सामने इस नाकारी प्रज्ञा का आमरस कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ माँ कि शगुन का बनाया हुआ आमरस अच्छा ही होगा, लेकिन आप ऐसे बराबरी तो नहीं कर सकती ना। और आपको प्रज्ञा द्वारा किए गए प्रयास की इज्जत करनी चाहिए। जितना आप कह रही हो उतना भी ये खराब नहीं बना है। इसने अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की है माँ। चुप रहे, तू मुझे मत सिखा कि किसे इज्जत देनी चाहिए और किसे नहीं। बड़ा आया जोरू का गुलाम। और तू प्रज्ञा, कुछ सीख उस शगुन से। बस मुंह उठाकर कुछ भी करती रहती है। उर्मिला की बातों का प्रज्ञा को बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे ही आए दिन उर्मिला प्रज्ञा और शगुन में तुलना करती रहती है। पुष्कर जी, मैं आज मायके जा रही हूँ। माँ का जन्मदिन है ना, तो आप मुझे दफ्तर जाते समय छोड़ देना और रात में वापस लौटते समय घर लेकर आना। सही रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, ऑफिस छुटने के बाद मैं भी वहीं पर आ जाऊंगा। फिर केक कटिंग के बाद हम दोनों साथ घर आ जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, जा जा। यहाँ तेरी सास की 2 दिन से कमर दर्द हो रही है, वो तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और अब तुझे अपनी माँ का जन्मदिन मनाना है। पर माँ जी, वो। हाँ हाँ, रहने दे। उससे अब मैं क्या ही उम्मीद करूं? जरा उस शगुन को देख, उसके मायके में शादी थी, लेकिन अपनी सास की तबीयत खराब होने के कारण वो अपने मायके गई ही नहीं। उल्टा उसने तो अपने ससुराल में रहकर अपनी सास की सेवा करना अपना पहला कर्तव्य समझा। अरे क्या माँ, आप भी फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। प्रज्ञा वहां पर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए जा रही है, और ये तो शाम में घर आने भी वाली है, तो इसमें क्या गलत है भला? मम्मी जी का जन्मदिन है, और प्रज्ञा अगर वहां पर रहेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो करना है करो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। रुक जाइए माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। रहने दो प्रज्ञा, और तुम माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो तुम्हें यहीं पर रुका कर रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ, तुम मायके जाकर एंजॉय करो, क्योंकि वहां पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पर पुष्कर जी, माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। डोंट वरी प्रज्ञा, माँ बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ ज्यादा सीरियस होता
तो मैं ही तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलो, हमें देर हो रही है। ठीक है पुष्कर जी। प्रज्ञा और पुष्कर वहां से निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, अमृता काकी के घर से झगड़े की आवाज आ रही है। जरा जाकर देखिए तो कि उनके घर पर क्या हुआ है। क्या? ये तो क्या बोल रही है निगोड़ी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। जरूर तेरे कान बज रहे हैं। झगड़े और अमृता जी के घर पर? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही सुन लीजिए ना। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शगुन बहुत तेज चिल्ला रही है। जरा गौर से सुनिए आप। अरे बाप रे, ये तो वाकई में शगुन की चिल्लाने की आवाज है। सब ठीक तो होगा ना उनके घर पर? एक बार जाकर देख कर आती हूँ, तभी तसल्ली मिलेगी मुझे। फिर जब उर्मिला उनके घर पर जाती है, तभी शगुन अपनी सास के पांव दबा रही होती है। अरे, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। फिर वो चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? कैसी आवाज काकी जी? मैं तो पिछले 15 मिनट से माँ जी के पांव दबा रही हूँ। है ना माँ जी? हाँ बिल्कुल। नहीं अमृता जी, मुझे मेरे घर तक आवाज आ रही थी, चिल्लाने की और झगड़ने की। इसीलिए मेरा जी बहुत घबरा गया और इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। नहीं उर्मिला जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपके कान बज रहे होंगे। वो जरा टीवी पर सास बहू सीरियल देखना कम कर देना। हाँ, शायद यही हुआ होगा, क्योंकि झगड़े और आपके घर पर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वही तो। और मेरी बहू तो बहुत भोली है। चिल्लाना तो दूर की बात है, वो तो किसी पर गुस्सा भी नहीं करती। फिर घर जाने के बाद, क्या? लेकिन माँ जी, शगुन के चिल्लाने की आवाज तो सच में आ रही थी ना, और आपने भी अपने कानों से सुनी थी। फिर उन दोनों के कहने पर आप अचानक से बहक क्यों गई? बकवास बंद कर। बहकाने का काम तो तू कर रही है, क्योंकि मैं तेरी और उसकी तुलना जो करती हूँ ना, तो तू उस शगुन को मेरी नजरों में गिराना चाहती है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर एक दिन जब उर्मिला अमृता के घर पर कटहल की सब्जी खाती है, तभी, अरे वाह, ये कटहल की सब्जी तो मेरी पसंदीदा सब्जी है, लेकिन मेरी नानी माँ जैसी तो कोई नहीं बना सकता। नानी माँ के जाने के बाद मुझे तो बस ये शगुन के ही हाथ की ये सब्जी पसंद आई है। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं काकी जी। अरे मेरी बहू जो कटहल की सब्जी बनाती है, वो सबको पसंद आती है। हमारे गांव के आंगन में ही 2 कटहल के पेड़ हैं, तो ये कटहल वहीं से आते हैं और हम इसकी सब्जी बड़े ही चाव से खाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर बेटा, अब मैं बार बार तो तुमसे ये सब्जी बनवा कर मांग तो नहीं सकती ना। इसीलिए एक काम करो, इसकी रेसिपी मुझे लिख कर दे दो, फिर घर जाकर मैं अपनी बहू से बनवा लूंगी। ठीक है काकी जी, जैसा आप कहो। मैं ये रेसिपी आपको लिख कर दे दूंगी। फिर शगुन उस रेसिपी को लिख कर देती है, जिससे उर्मिला और प्रज्ञा से वो कटहल की सब्जी बनाती है। लेकिन पहली ही बार में बनाने के कारण प्रज्ञा से वो सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनती। हाय हाय, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझ जैसी बेवकूफ से अपनी मनपसंद सब्जी बनवाई। लेकिन माँ जी, शगुन की तरह ये कटहल की सब्जी बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन शायद कोई कमी रह गई होगी। माफ कर दीजिए माँ जी। अरे तू तो बस कोशिश ही करती रहे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अब प्रज्ञा उर्मिला को खुश करने का ठान लेती है और वो फिर शगुन के पास चली जाती है। अरे शगुन, वो तुमने जो रेसिपी लिख कर दी थी ना, वो मुझे इतनी समझ नहीं आई। जैसी तैसी मैंने बना दी थी सब्जी, लेकिन माँ जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो क्या तुम प्लीज मेरे घर पर चलकर मेरे साथ खाना बनाने में मदद कर सकती हो क्या, ताकि मुझे ठीक से समझ आ जाए, क्योंकि पढ़कर बनाने में और देखकर बनाने में बहुत फर्क होता है। ठीक है प्रज्ञा, मैं जरूर आऊंगी।
थैंक यू सो मच शगुन। लेकिन अगले दिन शगुन प्रज्ञा के घर आती ही नहीं और वो दिन भर गायब ही रहती है। माफ करना प्रज्ञा, वो मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे इन वक्त पर हॉस्पिटल जाना पड़ा। अरे बाप रे। कोई बात नहीं शगुन, लेकिन अब तुम्हारी सहेली ठीक तो है ना? हाँ प्रज्ञा, वो अब बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी बात है। और तुम चिंता मत करो शगुन, हम कटहल की सब्जी कल बना लेंगे। तो कल तुम सुबह जल्दी आना और बनाकर दिखाना मुझे वो सब्जी। ठीक है प्रज्ञा, डन। लेकिन ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन शगुन इसी तरह रोजाना प्रज्ञा को कोई ना कोई बहाना देकर वहां आना टालती ही रहती है। फिर चौथे दिन दोपहर के समय जब उर्मिला अमृता के घर जा रही होती है, तभी वो बाहर से कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक नंबर की बेवकूफ हो आप माँ जी। अरे आज आपके कारण ही मैं फंस गई हूँ। आप ही सबसे झूठ कहती रहती हो ना कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, जबकि ये सब झूठ है। अरे सारा काम और सारा खाना तो आप ही बनाती हो, तो फिर आप मेरा नाम आगे क्यों करती हो? हाँ तो और क्या करूं मैं? बता दूं सबको कि मेरी बहू को कलेश करने के सिवा और कुछ भी नहीं आता। अपने घर की इज्जत बनाए रखने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ता है। अरे लेकिन अब देखिए ना, आपका ये झूठ मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। 4 दिन से वो प्रज्ञा मुझे कटहल की सब्जी दिखाने के लिए अपने घर पर बुला रही है। रोज कोई ना कोई बहाना देकर मैं उसे टोपी पहना रही हूँ। अब उसे क्या पता कि मुझे कटहल की सब्जी बनाना तो दूर की बात है, मुझे तो यहाँ पर गैस तक ऑन करना नहीं आता। हाँ तो सीख लेना। प्रज्ञा अपनी सास के 100 ताने सुनकर भी उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। उर्मिला जी को कटहल की सब्जी कितनी पसंद है, इसीलिए वो जी जान से कटहल की सब्जी बनाना कब से सीखना चाहती है, ताकि वो अपनी सास को खुश कर सके। और एक तू है, तू तो इनमें से कुछ भी नहीं करती, ना तो अपनी सास की इज्जत करती है, ना ही घर का कोई काम करती है। बस आराम फरमाना आता है तुझे। हाँ तो वही करना आता है मुझे। अब मेरे साथ ज्यादा बहस मत कीजिए और चाहिए जाकर मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाइए, क्योंकि आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो चुका है। बाप रे, इसका मतलब आज तक जो कुछ भी मैं समझ रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। शगुन एक अच्छी बहू नहीं, बल्कि बहुत बुरी बहू है। अरे इससे तो मेरी प्रज्ञा 100 क्या 1000 लाखों गुना अच्छी है। और इसका मतलब उस दिन भी झगड़े की आवाज सच थी। हे भगवान, इन दोनों के इस नाटक के कारण मैंने अपनी बहू के साथ कितना अन्याय किया। उर्मिला को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो फौरन जाकर प्रज्ञा को सारी बातें बताती है और वो प्रज्ञा से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। माफ कर दे मुझे बहू, मैंने कभी तेरी काम की तारीफ नहीं की, कभी इज्जत नहीं की तेरी। हमेशा तुझे कोसती रही, ताने देती रही, लेकिन फिर भी तूने उफ तक नहीं की और हमेशा मेरे आदेश का पालन करती रही, वो भी एक जिम्मेदार बहू की तरह। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है बहू कि कभी भी किसी की किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में अच्छा होता है और साथ ही जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई बात नहीं माँ जी, और प्लीज इस तरह से आप हाथ जोड़कर माफी मत मांगिए, वरना मुझे पाप लगेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ बहू, अब चल जल्दी से मेरे लिए अपने हाथों से कटहल की सब्जी बना। और सच कहूँ तो मुझे तेरी हर चीज हमेशा से अच्छी ही लगती आई है, लेकिन मैं तो बस उसमें अच्छाई ढूंढने की जगह पर बुराई ही ढूंढती रही। एक और बात बहू, तेरे प्यार और स्नेह की मिलावट से वो सब्जी और भी स्वादिष्ट हो जाती है। सच में मैं ही बुद्धू हूँ जो मैं आज तक तुझे कोसती आई। अरे बस कीजिए माँ जी, अब जो हुआ सो हुआ। चलिए मैं अभी आपके लिए कटहल की सब्जी बनाकर लाती हूँ।
फिर वो दोनों साथ मिलकर कटहल की सब्जी खाती हैं और साथ में प्यार से रहने लगती है। सुजाता अपनी नई बहू पिंकी का घर में स्वागत करती है और वो उसे बड़े ही प्यार से कहती है, अरे पिंकी बहू, तू काफी थक गई होगी ना। जा बेटा, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन माँ जी, कल तो इसकी पहली रसोई की रस्म भी है ना, तो आपने पिंकी को सब बता दिया क्या? अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तो ये पिंकी सबके लिए खाना बनाते बनाते थक जाएगी। और वैसे भी तू तो अच्छे से जानती है कि ये शादी ब्याह में कितनी थकावट हो जाती है। लेकिन माँ जी, मैंने तो शादी ब्याह की थकान होने के बाद भी आप सब लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया था और मुझे इतनी थकान भी नहीं हुई थी। और आपको बता दूं कि मैं तो 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हूँ, वो भी 50 लोगों के लिए। अरे हाँ बहू, तू तो है ही तिस्मार खान, लेकिन सब लोग तेरी तरह थोड़ी ना होते हैं। अरे सबको आराम की भी बहुत जरूरत होती है। फिर नीतू अपनी देवरानी को कमरे तक लेकर जाती है और उस रात सब लोग आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब पिंकी रसोई में जाती है, तब वहां पर सुजाता और नीतू काफी परेशान खड़े होते हैं। अरे क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? आप तो नहीं यहाँ पर इतना परेशान क्यों खड़े हो? सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन हमने सुबह सबके लिए बाहर से खाना मंगवाया था, क्योंकि घर पर इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और इतने सारे लोगों के लिए तुम अकेली सारा खाना कैसे बना सकती हो? इसीलिए बाहर से मंगवा लिया, लेकिन खाना अब तक नहीं आया है। लेकिन बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? मैं तो 1 घंटे में सबके लिए फटाफट से बढ़िया सा फास्ट फूड और बाकी अलग अलग प्रकार का खाना बना देती, वो भी 50 तरह का खाना। ये तो क्या बोल रही है बहू? तू सच में 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती है? और नहीं तो क्या माँ जी। लेकिन कोई बात नहीं, तब अपने बाहर से खाना मंगवा ही लिया है, तो कुछ सोचकर ही मंगवाया होगा ना। और आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर में खाना आ जाएगा। एक काम कर नीतू, तू जरा बाहर जाकर देख, फोन में तो यही दिखा रहा है कि खाना यहाँ पर आ गया है। लड़का शायद बाहर ही होगा। चल जल्दी से खाना लेकर आ, फिर तुम दोनों सबको परोस देना। इस तरह ससुराल का पहला दिन पिंकी के लिए काफी खुशी से निकल जाता है। फिर अगले दिन नीतू रसोई में मुंह फुलाकर खड़ी होती है। कितनी देर हो गई है, लेकिन ये पिंकी तो अब तक नहीं आई। और एक दिन बाहर से खाना क्या मंगवा लिया, उसको लगता है हर रोज बाहर से ही खाना आएगा। अरे खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना रसोई में आकर खाना बनाने की। और वैसे भी इतने टाइम से तो मैं ही खाना बनाते आ रही हूँ, लेकिन आज का खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये खाना तो सिर्फ पिंकी को ही बनाना पड़ेगा। आखिर अब वो भी तो इस घर की बहू है ना। फिर कुछ देर बाद में पिंकी रसोई में आती है। अरे अब आ रही हो तुम? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। खाना भी बनाना होता है, ध्यान तो है ना तुम्हें? हाँ हाँ मुझे ध्यान है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि घर वालों को तो आपके हाथ के खाने की आदत होगी ना, तो अब मेरे हाथ का स्वाद उन्हें कहाँ जचेगा। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि आज का खाना आप ही बना लो। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे हाथ का खाना तो उन लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन आज अगर उन्हें नया स्वाद मिलेगा तो वो सब लोग 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे। इसीलिए जल्दी करो और आज का खाना तुम ही बना दो। और वैसे भी मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या कहा? आपकी भी कमर में दर्द हो रहा है? मेरा भी यही हाल है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या है ना, कल मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। हाँ तो उसमें क्या होता है, कोई बात नहीं। मैं भी जब यहाँ पर नई नई आई थी तो मैंने ही सब कुछ अकेले संभाला था, और ससुराल में तो जिम्मेदारी को देखना ही पड़ता है ना। और तुम तो नई बहू हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगती हैं और उनकी आवाज सुनकर वहां पर सुजाता आ जाती है। अरे तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रही हो? तुम्हारे लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही है। अब आप ही देखिए माँ जी,
मैं तो बिना कुछ कहे ही सारा काम कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी ये नई नवेली बहू नखरे दिखा रही है। अरे कल तो खाना बाहर से आ गया ना, तो ये सोच रही है कि आज का खाना भी बाहर से ही आएगा। तो आप ही समझा दीजिए अपनी इस बहू को कि घर में है तो खाना पीना तो देखना ही पड़ेगा ना। अरे माँ जी, मैं तो 50 लोगों के लिए 50 तरह का खाना भी बना दूं, और वो भी 1 घंटे में। लेकिन सबको जेठानी जी के हाथ का स्वाद ही पसंद होगा ना, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग और कुछ दिनों के लिए जेठानी जी के हाथ का ही खा लो, फिर मैं तो उसके बाद में बनाऊंगी ही ना। अरे मेरे हाथ का सबने बहुत खा लिया, और बार बार ये बिल्कुल मत कहा करो कि तुम 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हो। तुमसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। अरे जब तक तुम ये बात बोलोगी ना, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज का खाना तो तुम ही बना दो। अरे बस करो तुम दोनों को तो बस लड़ाई का बहाना चाहिए। एक काम करो, दोनों मिलकर खाना बनाओ, और मुझे चू तक आवाज नहीं चाहिए तुम्हारी। सुजाता के गुस्से के कारण दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं, और वो दोनों अब खाना बनाने लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद सुजाता अपने कमरे में अपनी बेटी प्राची को एक खानदानी हार दिखाती है। ये देख प्राची, कितना सुंदर हार है ना ये। हाँ माँ, ये हार तो वाकई में बहुत सुंदर है। आपने इसे मेरे लिए बनवाया है क्या? अरे नहीं बेटा, ये हार मैंने नहीं बनवाया। अरे ये तो हमारा खानदानी हार है। मुझे मेरी सास ने दिया था, और मेरी सास को उसकी सास ने दिया था। तो अब ये हार मैं अपनी किसी एक बहू को दूंगी। सच में माँ, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। लेकिन आपकी तो दो दो बहुएं हैं, तो अगर आपने किसी एक को हार दे दिया तो दूसरी को बुरा लगेगा ना। तो इस दुविधा से आप कैसे बाहर निकलोगी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये हार मैं किसे दूं। लेकिन हमारा खानदान तो खाऊ खानदान है, और सबको खाना बहुत पसंद है। अरे मैंने भी अपनी सास का दिल ऐसे ही जीता था, अच्छा अच्छा खाना खिलाकर। अब आगे भी देखते हैं कि मेरी बहुएं मेरा दिल कैसे जीतती हैं। अपनी सास और ननंद की ये बातें बाहर खड़ी दोनों बहुएं सुन लेती हैं। माँ जी से ये खानदानी हार तो मैं ही लूंगी। इस कल की आई पिंकी को तो मैं ये खानदानी हार लेने भी नहीं दूंगी। ये बड़ी बहू है तो क्या हुआ, हार और माँ जी का दिल तो मैं ही जीतूंगी। अब दोनों बहुएं अपनी सास का दिल जीतने में लग जाती हैं। बताइए ना माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं मैं? सोच रही हूँ कि सारा खाना आपकी ही पसंद का बनाऊं। अरे अचानक से तुझे क्या हो गया? वैसे तो कितनी चिक चिक करती है तू। अरे माँ जी, वो तो बस ऐसे ही। लेकिन आप बताओ ना, क्या खाना है आपको? मैं सारा खाना आपकी ही पसंद का बनाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आज मुझे मटर पनीर, सोया चाप, नान और तंदूर रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे आपने तो काफी सारा खाना बता दिया, लेकिन नीतू की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी वहां पर पिंकी एक प्लेट में कुछ खाने के लिए लेकर आती है। ये देखिए माँ जी, मैंने क्या बनाया है आपके लिए। चिली पोटैटो, नूडल्स, मंचूरियन, मटर पनीर, सोया चाप, नान और तंदूर रोटी। लेकिन ये सब तुमने कब बनाया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम रसोई में गई थी ना। फिर इतनी जल्दी तुमने सब कैसे बना लिया? हाँ बहू, ये सब इतना झटपट कैसे बना लिया तूने? अरे माँ जी, मैं बस जेठानी की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। मैं तो सच में 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हूँ, और यही मेरा टैलेंट है, जो अभी आप लोगों ने देख भी लिया। वाह बहू, आज तो तुझे मैं मान गई। तू तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। अच्छा हुआ जो आज मैंने सारा खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया, और उसके कारण आज माँ जी भी इम्प्रेस हो गई। अपनी सास को रिझाने के लिए दोनों बहुएं काफी मेहनत करती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब नीतू रसोई में जाती है, तभी माँ जी को अपने पाले में लाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बनाऊं? हाँ, माँ जी को मोमोज बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, आज उनके लिए मैं मोमोज ही बनाती हूँ।
फिर 2 घंटों तक नीतू रसोई में मेहनत करती है और वो अपनी सास के लिए मोमोज बनाती है। तभी वहां पर सुजाता और पिंकी भी आ जाती है। अरे वाह दीदी, आज तो आपने मोमोज बनाए हैं और आपको इतना थका हुआ देखकर तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप काफी देर से मेहनत कर रही हो। अरे नहीं पिंकी, वैसी बात नहीं है। वो तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो चटपटा खाने का मन कर रहा था और माँ जी को भी मोमोज बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज माँ जी के लिए मोमोज बना दिए। अरे वाह बहू, तूने सच में मेरे लिए मोमोज बनाए हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए तो काफी टाइम लगता है ना, तो तू यहाँ पर कब से लगी है? आपने सही कहा माँ जी, मोमोज बनाने में तो काफी टाइम लगता है, लेकिन आपकी इस बड़ी बहू का कोई जवाब नहीं है। मैंने तो फट से आटा लगाया और फट से स्टफिंग भी तैयार की और ये रहे मोमोज, बस 10 मिनट लग गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सुजाता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। अरे हमारी गांव वाली जमीन जिस पर केस चल रहा था ना, वो हम लोग जीत गए हैं, इसीलिए कल घर में पार्टी है, तो घर को अच्छे से सजा देना। और रही बात खाने की, तो सुबह सुबह हलवाई भी आ जाएगा। फिर अगली सुबह सब तैयारी हो जाती है, लेकिन हलवाई का कुछ पता ही नहीं होता। हे भगवान, ये हलवाई तो अब तक नहीं आया, थोड़ी ही देर में मेहमान आने वाले होंगे, अब क्या होगा? खाली पेट मेहमानों को भेज दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। लेकिन मेरी दोनों बहुएं भी तो है ना, एक काम करती हूँ, उन्हें जाकर बोलती हूँ। फिर सुजाता अपनी दोनों बहुओं के पास जाती है। देखो, शायद आज हलवाई वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसे दूसरा ऑर्डर मिल गया होगा और कुछ ही देर में मेहमान भी आने वाले हैं। और तुम दोनों तो काफी फुर्ती में खाना बनाती हो, तो जल्दी से सबके लिए फास्ट फूड बना दो। इतना बोलकर सुजाता रसोई के बाहर चली जाती है, लेकिन वहां पर दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। अरे पिंकी, मेरी तो कमर दर्द हो रही है, तो आज तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, तुम ही बना दो सारा खाना। लेकिन दीदी, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है और वो भी बहुत तेज, इसलिए मैं भी खाना नहीं बना पाऊंगी, आप ही बना दीजिए ना। अरे बाबा, मैं तो झुक भी नहीं पाऊंगी और तुम्हारा तो बस सर दर्द ही तो है। अरे अगर मैं झुकी तो उठ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब 1 घंटे तक वो दोनों तो बस बहाने ही बनाती हैं। अरे दीदी, मैं तो खाना बाहर से मंगवाती थी और मुझसे 1 घंटे में 50 तरह का क्या, मैं तो 5 दिन में भी 50 तरह का खाना कभी नहीं बना पाऊंगी। अरे तू तो 5 दिन में 50 का बोल रही है, लेकिन मैं तो यहाँ पर 5 तरह का भी खाना नहीं बना सकती। लेकिन दीदी, हम दोनों कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। फिर वो दोनों कोशिश करने लगती हैं और पूरी रसोई को बिखेर देती हैं। फिर 3 घंटों के बाद प्राची और सुजाता रसोई में जाती है। वो रसोई को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? माफ कीजिए माँ जी, हम दोनों ने आपसे झूठ कहा, लेकिन हम 1 घंटे में 50 तरह का खाना नहीं बना सकती। इतने दिनों तक हम दोनों तो बस डींगे हाँक रही थी। वो तो दिख ही रहा है भाभी। लेकिन तुम दोनों ने इतना बड़ा चढ़ा के हमसे झूठ बोला कि अपने ही झूठ में तुम दोनों खुद ही फंस गई। चल प्राची, हम खाना बाहर से मंगवाते हैं। इस तरह अंत में दोनों देवरानी और जेठानी का झूठ पकड़ा जाता है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों डींगे हाँकना छोड़ देती हैं